नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे चक्के जाम देखे होंगे और हो सकता है किसी चक्के जाम में आप फंस भी गए हो। लेकिन क्या कभी आपने सुना है किसी एक चक्के जाम की वजह से पूरी दुनिया को 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हो? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इजिप्ट के पास स्विस कैनाल में एक जहाज के फंसने की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच गई है और क्रूड ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि स्विस कैनाल में एक जहाज फंस गया है जिसका नाम है एवर गिवन जहाज। ये जहाज स्विस कैनाल से गुजर रहा था, तभी तेज हवा धूल भरी आंधी के कारण ये जहाज टिल्ट हो गया और टिल्ट होने की वजह से ये यहाँ पर फंस गया। क्या है ये पूरा मामला? पूरी दुनिया में स्विस कैनाल के बंद हो जाने से उथल पुथल क्यों मच गई है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो आखिर तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले एवरग्रीन कंपनी का एवर गिवन जहाज चाइना से नीदरलैंड के रॉटरडैम के लिए निकला। इसने लगभग अपना आधे से ज्यादा सफर तय ही कर लिया था, तभी ये इजिप्ट के पास स्विस कैनाल में पहुंचा। और जब ये वहां से गुजर रहा था तो ऐसा बताया जा रहा है कि तेज धूल भरी आंधी चली और उस आंधी ने इस बड़े से जहाज को पलटा दिया और ये तिरछा होकर उस कैनाल में फंस गया। जैसा आपको मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ एक सकरी सी कैनाल है, उसमें ये जहाज स्टक हो गया है। इस जहाज की लंबाई 400 मीटर है, जबकि ये जो कैनाल है स्विस कैनाल, इसकी चौड़ाई जो है 300 मीटर है। तो जब ये 400 मीटर लंबा जहाज जब टिल्ट हुआ तो ये उस कैनाल में फंस गया और इसने पूरी कैनाल का जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया। ये दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर है, यानी दुनिया में जितना भी मेराइन ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा इसी रास्ते का इस्तेमाल होता है। आप इस बात को इससे भी समझ सकते हैं कि दुनिया भर का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है उसका 12% केवल और केवल इस रास्ते से होकर गुजरता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये शॉर्टकट है। जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और उसमें खर्चा सबसे कम लगे। और स्विस कैनाल को बनाया ही इस पर्पस से गया था कि इससे जब ट्रांसपोर्ट किया जाए तो हमारा जो खर्चा है वो भी कम लगेगा और हमारा समय भी बच जाएगा। और ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है एशिया, बीच में है अफ्रीका, ऊपर है यूरोप और ये है अमेरिका। अब कोई ट्रांसपोर्ट अगर हमको एशिया से या फिर सऊदी अरेबिया से अमेरिका या फिर यूरोप पहुंचाना है तो उसके लिए दो रास्ते हैं। या तो हम अपना रास्ता अफ्रीका से होकर सोमालिया डरबन होते हुए अमेरिका और यूरोप जाएंगे, या फिर हम इजिप्ट के रास्ते होते हुए यूरोप या फिर अमेरिका जाएंगे। तो अब अगर हम ये साउथ अफ्रीका वाला रास्ता चुनते हैं, नीचे वाला, तो इससे अगर हम जाते हैं तो हमको 15,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर लंबा घूमकर जाना पड़ेगा। लेकिन उसी बीच हम अगर ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे 8 से 12,000 किलोमीटर के आसपास बच जाते हैं। और जब 8,000 किलोमीटर बच जाते हैं तो 8,000 किलोमीटर में लगने वाला इनका फ्यूल भी बच जाता है और ये 8,000 किलोमीटर इनको ट्रेवल करने में इस रास्ते से लगभग 2 सप्ताह लगते हैं। तो इनके पूरे केवल 193 किलोमीटर लंबी ये कैनाल से गुजरने से इनके 2 सप्ताह बच जाते हैं, प्लस 15,000 किलोमीटर इनके यहाँ से गुजरने से बच जाते हैं। इसीलिए ये सबसे उपयुक्त और सबसे पसंदीदा रास्ता सभी मेराइन ट्रेवलर्स के लिए होता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पूरी दुनिया में 2020 में लॉकडाउन था तब उसी वक्त यहाँ से 18,000 शिप गुजर कर गए हैं, यानी कि रोजाना औसतन 50 जहाज यहाँ से गुजरते हैं। और इसीलिए केवल पिछले 6 दिन में यहाँ पर दोनों साइड, अटलांटिक ओशन और हिंद महासागर दोनों वाली साइड, लगभग 450 जहाज यहाँ पर स्टक हो गए हैं। और 450 जहाज स्टक होने का मतलब है कि बहुत सारा क्रूड ऑयल, बहुत सारा रॉ मटेरियल और जितना भी गुड्स है वो पूरा स्टक हो चुका है। और इसीलिए एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इसकी वजह से अब तक 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान पूरी दुनिया को हो चुका है। लेकिन अब तो ये 400 मीटर लंबा जहाज निकल चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस 400 मीटर लंबे जहाज को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था वो आखिर निकला कैसे? सबसे पहले तो 400 मीटर लंबा यह जहाज स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी 2 गुना लंबा है अगर इसको सीधा खड़ा कर दिया जाए। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है उसके बराबर ये जहाज है। अब जब ये इतना लंबा जहाज तिरछा हुआ तो ये आगे से सैंड में धंस गया और पीछे से भी उस नहर के किनारे पर टच हो गया। तो ना तो इस जहाज को पीछे लिया जा सकता था, ना इस जहाज को आगे लिया जा सकता था। इसको निकालने के लिए सबसे पहले टग बोट्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये टग बोट्स हैं। टग बोट्स, या इसको अगर सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो ये पानी में तैरने वाली क्रेन है जो कि जहाज को खींचने का काम करती है। ये दिखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल होती है, जो जहाज को खींच देती है। ऐसी लगभग 12-13 टग बोट्स का इस्तेमाल करके इसको खींचने की कोशिश की गई, लेकिन प्रकृति के सामने ये जो जहाज है ये बहुत छोटा है और हमारी जो ताकत है वो भी प्रकृति के सामने बहुत छोटी है। दूसरा तरीका था, जिस मिट्टी में यह धंसा था उस मिट्टी को आसपास से थोड़ा थोड़ा खोद दिया जाए, नीचे से खोद दिया जाए, ताकि जो जहाज है पानी का जब लेवल बढ़े तो वो पानी का जहाज फ्लोट करने लगे। लेकिन ऐसा भी करना पॉसिबल नहीं हुआ। मिट्टी को खोदा गया लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता। दोस्तों, हर 15 दिन में एक सीजनल टाइड आता है और आपको याद भी होगा पूर्णिमा और अमावस्या पर यह टाइड आता है। और होली वाला वो दिन था, संडे की रात को वो हाई टाइड आया और जिस दिन ये टाइड आता है उस दिन उस समुद्र की ऊंचाई 18 फीट ऊपर तक उड़ जाती है। अब चूंकि पहले से ही पता था कि टाइड आने वाला है और टाइड आया भी। जब टाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ आया तो ये शिप जो था वो 18 फीट ऊंचे उड़ गया। तो पानी का लेवल ऊपर हो गया, लेकिन जहाज जो था वो मिट्टी में धंसा हुआ था।
लेकिन पानी का फोर्स इतना ज़्यादा हो रहता है टाइड के टाइम, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था, तो इसने शिप को पीछे धकेल दिया। और चूंकि पता था कि टाइड तो आने ही वाला है, इसीलिए टग बोट्स को भी पहले से तैयार कर लिया गया था और टग बोट्स पहले से ही उस शिप को खींच रही थी। चूंकि शिप भी इतना बड़ा है, उस पर 2 लाख टन माल लदा हुआ है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टग बोट्स की जरूरत थी। उन टग बोट्स ने पहले से ही शिप को खींच कर रखा था और जैसे ही टाइड आया उसने इस जहाज को ऊपर फ्लोट कर दिया और वापस से ये जहाज अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया और अब ये मार्ग पूरी तरह से खुल गया है। शिप को निकालने के लिए एक और तरकीब सोची जा रही थी कि इसके अंदर जितना भी सामान है उसको अनलोड कर दिया जाए और उसके बाद जब ये हल्का हो जाएगा तो अपने आप और ऊपर उठ जाएगा और उसके बाद इसको निकाला जा सकेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी और चंदा मामा ने अपना काम पहले ही कर दिखाया। एक एस्टिमेट के अनुसार इस जहाज के अटक जाने की वजह से 1 घंटे में 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था और इसीलिए अब तक 73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जहाज जो आप देख रहे हैं जो स्विस कैनाल में अटका हुआ था, जापान की एवरग्रीन कंपनी ने बनाया है। इस अकेले जहाज पर 2 लाख टन से ज्यादा का माल लदा हुआ था। इस जहाज की कैपेसिटी 20,000 कंटेनर्स को लोड करने की है और इस वक्त इस पर 18,000 से ज्यादा कंटेनर्स लोड किए हुए हैं। एक कंटेनर को उठाने के लिए 1 ट्रक की जरूरत पड़ती है। सोचिए कितना बड़ा जहाज है कि इस पर 20,000 ट्रक पर जो सामान हमको लादना पड़ता, वो पूरा का पूरा सामान एक कंटेनर खुद लाद ले रहा है। तो सोचिए, भले ही ऐसे गोल्डन कैटेगरी वाले जहाज नहीं होंगे, थोड़े छोटे जहाज होंगे, तो उन पर भी कम से कम 10-12 हजार कंटेनर्स एक एक जहाज पर लदे हुए होंगे। और जब इतने बड़े बड़े जहाज यहाँ पर अटके हुए हैं तो कितना सारा माल यहाँ पर अटका हुआ होगा। और ये देखिए, जो ट्रैकिंग का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको किसी भी ट्रैकिंग वेबसाइट पर मिल जाएगा। कैनाल के इस साइड और कैनाल के इस साइड, दोनों साइड कितना हैवी ट्रैफिक है। ये जो ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे शिप्स हैं। ये सारे शिप्स हैं जो यहाँ पर अटके हुए हैं। और जब ये एवरग्रीन कंपनी का ये जब जहाज यहाँ से निकला, उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। लेकिन अभी भी समस्या सुलझी नहीं है, क्योंकि ये जो स्विस कैनाल है, इसकी चौड़ाई केवल 300 मीटर है और एक समय पर एक ही जहाज को निकाला जा सकता है। इस 193 किलोमीटर लंबे पासवे में 2-3 ऐसी जगह बाईपास है जहां पर शिप्स को क्रॉस किया जा सकता है, वरना एक जगह से एक टाइम पर एक ही जहाज गुजर सकता है। तो अब एक एक करके यहाँ से एक एक जहाज गुजरेगा और ऐसे 450 जहाजों को गुजरने में कितना समय लग जाएगा आप सोचिए। और इस 193 किलोमीटर लंबे चैनल को पार करने में इनको लगभग 11 से 18 घंटे लग जाते हैं। तो अब सोचिए, एक एक जहाज जब इतने टाइम में निकलेंगे तो 450 जहाजों को निकालने में कितना टाइम लगेगा और ऊपर से जो धीरे धीरे जहाज आते जा रहे हैं उनको निकलने में कितना टाइम लगेगा। और इसी बात से इसकी सीरियसनेस को समझा जा सकता है कि कितना सीरियस ये मामला है और क्यों अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की इस वक्त हिल चुकी है और क्रूड ऑयल के दाम लगातार इतने बढ़ते जा रहे हैं। केवल क्रूड ऑयल के नहीं, खाने पीने के जो सामान है, चमड़े का जो सामान है और जितना भी रॉ मटेरियल इस पासवे के जरिए होकर गुजरता है, वो पूरा एक तरह से यहाँ पर स्टक हो चुका है। समुद्र में इस वक्त तैर रहा है इतना सारा सामान। और देखिए, ये पूरे वर्ल्ड की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने सारे, ये भी जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये पूरा इस वक्त इतने सारे जहाज लाइव समुद्र के अंदर तैर रहे हैं। इतना सारा सामान इस वक्त समुद्र में तैर रहा है, पूरा का पूरा जो आपको इस वक्त यहाँ पर दिख रहा है। स्विस कैनाल के बंद हो जाने से जितना नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, उतना ही नुकसान इजिप्ट को भी हो रहा है, क्योंकि ये जो कैनाल है इजिप्ट के रास्ते से होकर गुजरती है और जहाज से जो रास्ता होकर गुजरता है उसके लिए हर शिप को टोल टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो इजिप्ट सरकार है, इजिप्ट की ये जो अथॉरिटी है, स्विस कैनाल अथॉरिटी, ये हर शिप से करोड़ों का टैक्स यहाँ पर ये लोग लेते हैं। क्योंकि इतने 20,000 कंटेनर्स अगर किसी शिप पर जा रहे हैं तो हर एक कंटेनर पर कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है और इतने सारे टैक्स पर जब डॉलर्स में टैक्स लगता है तो ये करोड़ों में पहुंच जाता है। स्विस कैनाल अथॉरिटी के प्रवक्ता ने खुद बताया है कि इस शिप के अटक जाने से उनको हर दिन लगभग 93 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और जो अब तक 700 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। अब भले ही ये कहा जा रहा है कि शिप जो है धूल भरी आंधी के कारण और मौसम के कारण अटका है, लेकिन ये जो अथॉरिटी है उसने कह दिया है कि हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन इस बात की जांच होगी और अगर जांच में पता चलता है कि ये जो जहाज अटका है क्रू मेंबर्स की गलती से अटका है, तो उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो जहाज है, एवरग्रीन कंपनी का ये जो जहाज है, इसमें 25 क्रू मेंबर्स हैं और 25 के 25 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। यानी कि इस शिप का जो कंट्रोल है वो भारतीयों के हाथ में था और इस वक्त वो कैनाल में जो लोग 25 लोग जूझ रहे थे इस समस्या से, वो लोग पूरे के पूरे भारतीय थे। अब इस कैनाल के ब्लॉक हो जाने से हमको क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए। पहले ही हमारे यहाँ फ्यूल इतना महंगा है और महंगा हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ से जितना भी सामान या तो आयात या निर्यात होता है, जो या तो यूरोप जाता है या फिर नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका जाता है, वो पूरा का पूरा जो माल है वो इस स्विस कैनाल से होकर गुजरता है। तो अब जो भी माल यहाँ से जा रहा होगा वो डिले हो जाएगा। उसमें 6 दिन ये माल रुका है यहाँ पर, तो अब और 6-7 दिन इन शिप्स को निकलने में लग जाएंगे। तो ये पूरा जो डिले है वो लगभग 11 से 12 दिन का डिले हो जाएगा। जो सामान हमारे यहाँ आयात होने वाला था या जो सामान इंडिया से वहाँ निर्यात होने वाला था, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये हमारे लिए नुकसान हुआ है। सोचिए, अगर ये रास्ता असीमित समय के लिए बंद रह जाता तो फिर क्या होता है।
ये जितने भी मेराइन शिप्स है, ये जो आपको इतना बड़ा ग्रीन सर्कल दिख रहा है, इन सभी 400-500 जहाजों को ये लंबा कैनाल वाला रास्ता होकर गुजरना पड़ता, और इस रास्ते से होकर गुजरना मतलब ये है अपने आप को समुद्री लुटेरों के हवाले कर देना। दोस्तों ये जो अफ्रीका वाला जो रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सोमालिया और डरबन होते हुए ये रास्ता गुजरता है, और ये जो रास्ता पूरी तरह से समुद्री लुटेरे से भरा हुआ है। यानी कि अगर आप इस रास्ते से होकर गुजरते हैं तो ये पूरे चांसेस हैं कि आप अपने आप को समुद्री लुटेरों के हवाले कर रहे हैं। अब अफ्रीका वाले इस रास्ते से जाने में दूसरी सबसे बड़ी रिस्क जो है, ये केप ऑफ होप है। ये इसको दुनिया का सबसे आखिरी छोर भी कहा जाता है, और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये डेथ रोड है। इस रास्ते में इतने मैराइन एक्सीडेंट्स हुए हैं कि यहाँ पर हर 1 किलोमीटर में आपको शिप का मलबा मिल जाएगा। इतना ज्यादा खतरनाक रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर शिप्स टकराते रहते हैं नीचे जमीन से और वहां पर ही डूब जाते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा मलबा फंसा हुआ है, और यहाँ से जाना अपने आप में बहुत ज्यादा रिस्की है। और उससे भी बड़े रिस्क है समुद्री लुटेरों का। अगर समुद्री लुटेरों ने एक बार आपको घेर लिया तो चाहे कितने भी बड़े 30 मार कहां हो, आप उनसे बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों चाहे ये रास्ता कितना ही इंपॉर्टेंट और कितना ही बड़ा शॉर्टकट क्यों ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये रास्ता पहली बार बंद हो रहा है या ये रास्ता पहली बार विवादों में आया है। इसको लेकर पहले भी बहुत विवाद हो चुका है, और एक बार तो ये 8 साल के लिए बंद रहा था। अब मैं आपको बताता हूं कब कब ऐसा हुआ था, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जान लीजिए। ये जो स्वेज नहर है, ये दुनिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल नहर है, जिसको लोगों ने अपने हाथ से बनाया है। इसको बनाने में लगभग 15 लाख लोगों की मदद की जरूरत पड़ी थी, और 161 साल पहले इसको बनाने में $100 मिलियन का खर्च आया था। तो इस $100 मिलियन को अगर हम आज के रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों सोचिए, 161 साल पहले ही उन लोगों ने कल्पना कर ली थी कि ये कितना फायदेमंद सौदा है और कितना फायदा इससे होने वाला है। और अगर आप 161 साल पीछे चले जाइए तो आज का ये $700 मिलियन भले ही हो सकता है आपको ये 700 करोड़ 100 करोड़ रुपए हो, लेकिन उस वक्त 100 करोड़ रुपए खर्च कर इसको अपने हाथ से बनाया गया था। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट ये नहर थी। इस नहर को बनाने का ये जो आइडिया था, ये फ्रेडमैन लैप्सिस का था, और इसको बनाने में 10 साल लगे थे। 1859 में इसको बनाना शुरू किया था, और 1869 में बनकर ये कंप्लीट हुई थी। इसको बनाने में 15 लाख लोगों का, जैसा मैंने बताया, जरूरत पड़ी थी, और कई हजार लोगों की इसमें जान भी गई थी। लगभग 20,000 के आसपास लोग तो केवल और केवल कोलेरा डिसीज की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1856 तक इजिप्ट जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, और इसको रशिया और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। लेकिन 1856 में जब ब्रिटेन का इजिप्ट से कंट्रोल खत्म हो गया, और जैसे ही वहां के राष्ट्रपति बने अब्दुल नजीर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इजिप्ट की ये जो कैनाल है, स्विस कैनाल, इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। और जैसे ही इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया, रशिया, ब्रिटेन और इजराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया, और उस वक्त इस झील को बंद करना पड़ा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद इस झील को खोलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से जो कंट्रोल था वो इजिप्ट के पास चला गया। हालांकि इसके कुछ रेगुलेशंस तय किए गए, लेकिन इसका जितना भी टोल टैक्स है उसका कलेक्शन जो है वो इजिप्ट ही करता है, और इसका टैक्स कलेक्शन इतना बड़ा है कि इजिप्ट की जितनी भी जीडीपी है उसका 2% हिस्सा जो है इसके टोल टैक्स के कलेक्शन से ही आता है। स्विस कैनाल से जितना भी टोल टैक्स कलेक्शन होता है उससे ही जीडीपी का, इजिप्ट की जीडीपी का 2% आता है। लेकिन उससे भी पहले 1867 में यह नहर 8 साल के लिए बन रही थी, जब इजराइल का इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया से युद्ध हो गया था। इस युद्ध के दौरान जितने भी शिप उस कैनाल में फंसे हुए थे वो 15 शिप्स थे, और वो पूरे के पूरे शिप्स 8 साल के लिए उस कैनाल में ही अटक कर रह गए। और इतने लंबे समय तक जब ये अटके रहे तो एक जहाज तो ऐसा था जो इस कैनाल में ही खड़े खड़े डूब गया, और बाकी के 15 जहाजों को 8 साल बाद छोड़ा जा सका। तो ये 2 बड़े बड़े क्राइसिस थे। इसके अलावा 2004, 2006 और 2007 में भी ये कैनाल बंद हुई है, लेकिन छोटी छोटी अवधि के लिए बंद हुई है। और उस टाइम भी सेम इंसिडेंट था, जब ये शिप जो थे इस तरह के अटक गए थे और यहाँ पर ट्रैफिक जाम लग गया था। ये स्विस कैनाल इतनी एडवांस है कि इसके नीचे से भी टनल बनाकर एक रास्ता निकाला गया है जिससे गाड़ियां गुजरती है, और रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है। इसके साथ ही इसके ऊपर भी एक स्विंगिंग ब्रिज बनाया गया है जो कैनाल के आर पार निकलता है, और ये ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा स्विंगिंग ब्रिज है जो इस कैनाल के ऊपर से गुजर रहा है। हालांकि जितनी भी इस तरह की नहर है, चाहे पनामा नहर हो, चाहे स्विस नहर हो, जितनी भी इस तरह की नहर है, उन सब में गाइडलाइंस जारी की जाती है कि जो भी शिप या जो भी हमारे नहर के अंदर जो शिप या जो बोट आएगी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उसकी डेप्थ जो है वो इतनी होनी चाहिए, या वो कितना माल लोड कर सकती है उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। और इस जो स्विस नहर है इसकी भी कैपेसिटी इतनी थी, 400 मीटर लंबा जहाज ये अलाउ करती है, और इसीलिए ये जहाज यहाँ से पास हो रहा था, और 20 मीटर इसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो ये जो जहाज है ये भी 20 मीटर डेप्थ तक जाता था, इसलिए ये जहाज अलाउ कर दिया गया था। लेकिन धूल भरी आंधी, जैसा कि बताया जा रहा है, वैसा कारण हुआ, और इस कारण ये इंसिडेंट हुआ यहाँ पर। वैसे दोस्तों एवरग्रीन कंपनी का ये जो जहाज है इसको 2018 में ही बनाया गया, और अभी 2-3 साल ही इसको बनाए हुए हैं। तो सबसे लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी, ज़्यादा लोडिंग कैपेसिटी इसकी होगी, ज़्यादा लंबा ये जहाज होगा, ज़्यादा अच्छी स्पीड होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जिस कारण से ये जहाज वहाँ से गुजर रहा था। लेकिन क्या समस्या हुई ये तो जांच के बाद पता चलेगा। क्या वाकई धूल भरी आंधी के कारण ये जहाज रुका वहाँ पर?
लेकिन जो भी हुआ देर आए दुरुस्त आए, अंत भला तो सब भला। ये जहाज अब वहां से निकल चुका है। अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो भी स्मूथ हो रहा है, और जितनी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था है, जो अभी जिसकी सांसें अटक गई थी उनकी सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। और अब पूरा व्यापार जो है वो धीरे धीरे इस कैनाल से जो गुजरता था वो धीरे धीरे करके अगले 1 या 2 सप्ताह में वापस से वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि पहले था। तो दोस्तों ये पूरा स्विस कैनाल का मैटर था। उम्मीद है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि किसी भी विषय को मैं आपको सबसे आसान भाषा में अच्छे से अच्छे उसका हर कोना, हर पहलू अच्छे से समझा सकूं। उम्मीद है मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपके कोई डाउट्स है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस बारे में आपकी जो राय है वो भी कमेंट्स कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। इसको लेकर मीम्स भी बहुत सारे लोगों ने बनाए थे कि एक छोटा इतने बड़े जहाज को छोटे छोटे एक्सकेवेटर्स जो है वो कैसे खोद पाएंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं, और इसके लिए मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस डालूंगा वो तुरंत आप तक मिल जाएंगे और आपसे मिस नहीं होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी इस तरह की वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।